देखिए, हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई कठिनाई ज़रूर आती है और जो कठिनाई है या जो परेशानी है, वो एक तरह से कह सकते हैं हमें कुछ सिखाती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन के हर कठिनाई या हर मुश्किल से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उस परेशानी से छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं, जो कठिनाई या जो परिस्थिति हमारे सामने कभी आए, उस परिस्थिति से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए और लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीता वही है जिसने लड़ा है। और आप जानते हैं, जिसने कभी लड़ा ही नहीं है और जो हर बार एक तरह से पीछे छोड़कर हट जाता है, वो कभी नहीं जीतता है। क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है और हारता वही है जो लड़ता है और आगे चलकर वही जीतता भी है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश को आजादी यूं ही नहीं मिल गई थी कि विरासत में मिल गई थी, बल्कि अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ना जाने कितने एक तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने, कह सकते हैं उन्हें सैनिक ही कहेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी साथियों, और जिसकी वजह से इस देश को आजाद कराया। ठीक है, तो साथियों, जिस तरह से इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में साथियों, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यदि आप लोगों ने भी मेरे साथ मेहनत कर लिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं कि कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। ये है हमारी चौथी क्लास। जिन लोगों ने अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी नहीं देखा हुआ है, वे समय निकालकर जरूर पहली, दूसरी, तीसरी देख लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने क्या किया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था साथियों। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करते हैं। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा पर अधिकार किया था साथियों। अब इस बात को समझिएगा थोड़ा से। देखिए, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उसमें सबसे पहले किसका आगमन होता है साथियों, तो पुर्तगालियों का आगमन होता है। ये जो पुर्तगाली है ना, ये कहां से आए हुए हैं, तो ये यूरोप से आई हुई हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर आप देखते हैं तो पुर्तगालियों में सबसे पहला व्यक्ति कौन आता है, वास्को डिगामा आता है भारत में। तो सबसे पहले कौन आता है साथियों, तो वास्को डिगामा आता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो था वास्को डिगामा था साथियों। और ये भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। तो 1498 में ये भारत आता है साथियों। और भारत के किस क्षेत्र में आता है, किस जगह पर आता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि केरल आता है। और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है साथियों, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और यहाँ का राजा कौन होता है, तो यहाँ का राजा होता है साथियों, जमोरिन की बात करते हैं। तो कालीकट का राजा कौन होता है, तो जमोरिन होता है। और जमोरिन ने क्या किया था, वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था साथियों। और एक तरह से कह सकते हैं वास्को डिगामा को सारी सुविधाएं इन्होंने प्रदान किया था। वास्को डिगामा कुछ दिनों तक भारत में रहता है साथियों, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से कुछ मसाले वगैरह लेकर क्या होता है, कि अपने देश वापस चला जाता है। और बात करते हैं साथियों वास्को डिगामा की, तो अपने देश जब ये जाता है तो भारत में मसालों को बेचता है, और जितना भी खर्च काटता है, जितना भी आने जाने का खर्च होता है, उसको काटने के बाद भी अगर आप देखते हैं तो 60 गुना का इसे फायदा होता है। कितने गुने का फायदा होता है, तो 60 गुने का इसे फायदा होता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था वास्को डिगामा की बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पुर्तगाल के जो सम्राट होते हैं, वे अलग अलग गवर्नर जनरल को बनाकर, या कह सकते हैं कि गवर्नर को बनाकर भारत भेजना शुरू कर देते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि सबसे पहली बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करते हैं, जिसने गोवा को जीता था। इससे पहले कौन आया था साथियों, अगर आप देखते हैं तो इससे पहले पुर्तगाली वायसराय, कह सकते हैं, या गवर्नर की बात करते हैं, तो वो कौन आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। कौन आया था साथियों, फ्रांसिस्को की बात करते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था साथियों। ठीक है, इसने क्या किया था,
इसकी बात करते हैं तो इसने क्या किया था कि सबसे पहले हिंद महासागर में कब्जा कर लिया था। कहां पर कब्जा किया था? तो हिंद महासागर में कब्जा किया था साथियों। और इसी ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लेकर आया था साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं अर्थात शांत जल की नीति की बात करते हैं। तो यह इस नीति को कौन लेकर आया था? वो लेकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि हिंद सागर में, मतलब हिंद महासागर से, जैसे कि बात करते हैं कि भारत में अगर किसी को व्यापार करना है तो शांतिपूर्वक व्यापार करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मैं आगे आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब थ्योरेटिकल वाली सारी चीजें करवाऊंगा तब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो इसे बताया जाता है भारत का गवर्नर जनरल ना बताकर, बल्कि इसे बताया जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था साथियों। तो यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, तो बंगाल का गवर्नर जनरल भी इसे कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग को। इस बात को याद रखिएगा। और पहले देखिए, अब ऐसे समझिएगा, दरअसल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सुधार के लिए लाया गया था एक्ट था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन जाता है साथियों? तो वो बन जाता है वारेन हेस्टिंग हो जाता है साथियों। और आगे चलकर जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसके पद को और एक तरह से शक्ति दे दी जाती है, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं साथियों। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं। लेकिन अगर इस संदर्भ में देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखा जाए, तो आप वारेन हेस्टिंग को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक है तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को लगाना है, ठीक है। अगर वो नहीं है ऑप्शन में तब आप वारेन हेस्टिंग को लगा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था साथियों? तो पुर्तगाल की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यूरोप से सबसे पहले कहां के व्यापारी आते हैं? तो पुर्तगाल के ही व्यापारी आते हैं। और पुर्तगाल से अगर आप देखते हैं सबसे पहला व्यापारी कौन आया था? वास्को डिगामा की बात करते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्को डिगामा आखिर भारत आया कब था? जो कि मैंने पहले ही बता दिया है साथियों, 1498 में। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था साथियों? तो कालीकट में उतरा था, जो कि अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था साथियों? तो वास्को डिगामा जो रहने वाला था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वो था साथियों सर टॉमस रो की बात करते हैं, या सर टॉमस मुनरो की बात करते हैं, इसका नेम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं सबसे पहली बात की जाती है गोवा की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं दमन और दीव की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका उपनिवेशीकरण का मतलब ये हो जाता है कि इनकी अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले किसने एक तरह से कब्जा किया था साथियों? देखिए उपनिवेशीकरण का मतलब हो जाता है जिस राज्य या देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश के लोग कब्जा कर लें, उसे उस राज्य या उस देश को माना जाता है और उपनिवेशीकरण माना जाता है साथियों, ठीक है। तो पूरी अर्थव्यवस्था को जब कोई दूसरे देश के लोग क्या करने लगते हैं, दूसरे, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे ब्रिटेन की जो एक तरह से ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो भारत के कुछ राज्यों या भारत पर क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर कह सकते, या भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे साथियों, उसी को कहा गया है उपनिवेशीकरण या औपनिवेशिक काल कहा गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों द्वारा क्या होता है साथियों, गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण किया जाता है। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी साथियों? तो जहांगीर की बात करते हैं। तो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने
अगर आप देखते हैं तो अपनी पहली कंपनी लगाने के लिए सबसे पहले किससे अनुमति प्राप्त किया था? तो जहांगीर से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां लगाई साथियों? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी साथियों कहां पर? तो सूरत की बात करते हैं तो सूरत कहां पर है? गुजरात की बात करते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ये वही व्यक्ति है जिसने बोला था मैंने सबसे पहले भारत की खोज किया था, जबकि भारत की खोज इसने नहीं किया था बल्कि यूरोप और भारत के बीच का समुद्री रास्ता खोज किया था व्यापार के दृष्टिकोण से साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का चयन का नाम क्या था? तो वो था पेरिस की संधि की बात करते हैं साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन संधि किस पेशवा ने की थी साथियों? तो बाजीराव द्वितीय की बात करते हैं, तो बाजीराव द्वितीय की बात करते हैं साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ब्रिटिश के साथ बेसिन संधि किस पेशवा ने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, अर्थात कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं साथियों, इस बात को याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्की की बात करते हैं। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्की की बात करते हैं। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था साथियों? वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अभी ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप देखते हैं तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? वो था साथियों एक तरह से अगर आप देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था साथियों? वो था अगर आप देखते हैं कार्लेनिस डहस्टोमान की बात करते हैं। डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया था? 1639 में किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था साथियों? तो वो बना था 1742 की बात करते हैं। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया था? तो हॉकिंस की बात करते हैं, तो हॉकिंस ने की बात करते हैं साथियों। तो इसने एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जहांगीर ने क्या किया था? खान की उपाधि दिया था। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? वो था रॉल्फ फिच की बात करते हैं। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में की थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है साथियों? तो है मुंबई की बात करते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी साथियों? तो वो लगाई थी 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी साथियों? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी साथियों? तो शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं, इसका नेम याद रखिएगा। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस यानी कि कह सकते हैं मुद्रण मशीन की बात करते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था साथियों? तो पुर्तगालियों ने किया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाई जाती है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे उस समय, ठीक है, समुद्री एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये कौन थे? समुद्री लुटेरे थे साथियों। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी साथियों? तो वो था अकबर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? वो था साथियों 1954 की बात करते हैं। वाडी वांस का युद्ध कब हुआ था? तो वाडी वांस का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था साथियों, इस बात को भी याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन। देखिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बाकी मैं थियोरेटिकल और एमसीक्यूज वाली भी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये मान के चलिए आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, यहां से कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आईएनएम से इस बात की मेरी गारंटी है।
बस आप सभी लोगों को क्या करना है कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए उनको ईमानदारी से देखना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करते हैं साथियों, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। किस कांग्रेसी नेता को भारत को महान वृद्ध कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस के नाम को चेंज कराया था। पहले कांग्रेस का नाम था साथियों INU, इंडियन यूनियन संघ था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन था साथियों, और बाद में इनके कहने पर INC कर दिया गया, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। देखें, पहले कांग्रेस का नाम था INU था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या किया गया? INC कर दिया गया, और फिर क्या कर दिया गया? INC कर दिया गया। INC का मतलब हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। और भारत के सबसे महान वृद्ध व्यक्ति अगर कोई थे तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था साथियों? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है A.O. ह्यूम को कहा जाता है, इनका नेम भी याद रखिएगा। पहली बार भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, वो कौन निर्वाचित हुए थे साथियों? दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। गोकुल दास एक संस्कृत विश्वविद्यालय था साथियों, उसी में ये हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करते हैं। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो वो आया बाल गंगाधर तिलक के समय की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था साथियों? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे साथियों। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था साथियों? तो वो था बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। इन्हें नरम दल का नेता नहीं बल्कि गर्म दल का नेता माना जाता था। बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कब किया था साथियों? 1905 की बात करते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन को पिछली वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वे पढ़ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सबसे पहले किस भारतीय ने लड़ा था साथियों? वो था दादा भाई नौरोजी। देखिए, जैसे हमारी संसद है, हमारी संसद की बात करते हैं तो हमारी संसद में लोकसभा है साथियों और राज्यसभा राष्ट्रपति। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट में जैसे हमारे एक तरह से लोकसभा है तो वहां पर लोकसभा को कहा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और सबसे पहले भारतीय कौन थे जो इसके मेंबर बने थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में हुआ। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर जी की बात करते हैं, उन्होंने लिखा था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट की बात करते हैं साथियों। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल जी की बात करते हैं। तो लाला हरदयाल कौन थे साथियों? इनकी बात करते हैं तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब दौर चल रहा था 1905 और 17 की बात करते हैं तो इस समय कौन सा चरण माना जाता है साथियों? उग्रवादी चरण माना जाता है। इस चरण में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन नेताओं का मानना था कि सिर्फ आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत को राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। इस अवधि में स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं
बाइकॉट, स्वराज जैसे आंदोलन या नारे लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं इस समय कहीं ना कहीं एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी साथियों, वो एक तरह से कह सकते हैं उग्र वाले थे। ये नहीं था कि हम अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक बोलेंगे या हमारे जो नेता थे बोल रहे थे भैया तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं यहाँ से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे साथियों। इस तरह के कहीं ना कहीं एक तरह से नारे चल रहे थे। यह समय भारतीय राजनीति में तात्कालिक सुधारों के आगे बढ़कर राष्ट्रवाद और स्वाधीनता को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं लक्ष्य था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे साथियों, या मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष आया था? 1909 में आया था साथियों। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह का नाम क्या है? पार्लियामेंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? वो थे साथियों अरविंद घोष की बात करते हैं। मैडम भीम काजी रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रसारित थे साथियों? वो थी पैट्रियट की बात करते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। पहली और दूसरी वाली क्लास में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो 1916 में हुई थी। किसने चलाया था? एक तो श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था और दूसरी बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। इन लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर एनी बेसेंट की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी साथियों? वो थी केसरी की बात करते हैं, जो कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो पंजाब की बात की जाती है। ठीक है, सॉरी वो केसरी किसकी है? लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं। इस बात को अच्छा एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक तरह से आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? वो थी साथियों केसरी थी। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था साथियों लाला लाजपत राय को कहा जाता था। भारतीय इतिहास में 1911 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी कोलकाता से ट्रांसफर होकर साथियों हस्तांतरित होकर कौन सी राजधानी बन जाती है? तो दिल्ली। तो याद रखिएगा पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1911 से भारत की राजधानी क्या बन गई? दिल्ली बन गई साथियों। अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? तो वो थी साथियों पीके मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था साथियों? 1907 में हुआ था, और जिसमें गर्म दल और नरम दल में बढ़ गई थी साथियों। अब हम आगे वाली क्लास में ये जानने वाले हैं महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी सवाल हैं साथियों, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार मैं मैराथन सेशन भी लेकर आने वाला हूं इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही साथियों। फिर इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज की क्लास को हम यही पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।